सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। और संसद का मुख्यतः काम है विधायिका का निर्माण, कानून का निर्माण। और भारत का जो संसद है ये बेसिकली इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में है, सॉरी 79 में, 79। इसमें बताया गया है कि भारत का संसद जो होगा वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होगा। अगर बात की जाए संसद के प्रावधानों की, अनुच्छेदों की, तो ये संविधान के भाग 5 में वर्णित है और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसके बारे में विस्तृत व्याख्या दी गई है। 79 से लेकर 120। अगर संसद की बात की जाए तो राष्ट्रपति, हालांकि हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, फिर भी कोई भी कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है तो वो कानून मान्य नहीं होगा और स्वीकृत नहीं होगा, वो कानून नहीं बनता। यानी कि कोई भी विधायिका अगर दोनों सदनों से पेश भी हो जाए तो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की अनिवार्यता। क्लियर? सबसे पहले आते हैं संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग जो है वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बता ही रहा था। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो होता है ये अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या जो है 245 है, जिसमें 233 जो है वो राज्यों के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। जैसे झारखंड है तो झारखंड से 6 सदस्य चुने जाएंगे। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष पे चुनाव होते हैं, तो जिसके कारण ये सदन भंग नहीं होगा। इसे उच्च सदन कहा जाता है। तो 233 जो है वो राज्यों से चुने जाते हैं, राज्य से चुन के आते हैं। और जो 12 बचते हैं अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, खेल हो गया, कला हो गया, संस्कृति हो गया, विज्ञान हो गया, अलग अलग सेक्टर्स जो लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। यानी कि 12 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। तो राज्यसभा उच्च सदन हो गया, क्लियर है। तो सीटों की संख्या 245 से क्लियर है। 233 प्लस 12 जो है ये आपका होता है स्ट्रक्चर, इसका होता है। तो 233 राज्यों से आएंगे और 12 जो है अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे उनको नॉमिनेट राष्ट्रपति करेंगे। अधिकतम सीट की बात की जाए तो अधिकतम 250 का बात किया गया। 5 जो हमारे पाक और ऑक्यूपाई कश्मीर हैं उनके लोग के लिए रखा गया। तो राज्यसभा क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए आते हैं, अब आते हैं लोकसभा। तो अच्छा हाँ, राज्यसभा को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट, इंग्लिश में कभी कभी आता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को ही बोला गया, राज्यों का काउंसिल है राज्यसभा। और अपर सदन भी है, सदन भी है। लोकसभा की बात की जाए तो हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल इसको कहा जाता है, या इसको विधायिका सदन कहा जाता है, या लोक सदन कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। ये निचला सदन है ना, लोअर हाउस। कारण क्या है कि यहाँ पे 5 साल बाद चुनाव होता है, जब आम चुनाव, तो सदन भंग हो जाती है। या बीच में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि किसी के पास बहुमत या कोई कारण न रहे, सत्ता सरकारी गिर जाए, कोई सरकार ना बनाना चाहे तो भी सदन भंग हो जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन बहुत बार हुआ है इंडिया, मध्यावधि चुनाव जिसको बोलते। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा जो है ये निचला सदन है और यहाँ पे मुख्यतः लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए लोग हों। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है, सीधे जनता यहाँ वोट करती है। लेकिन वहां पे जनता वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो अधिकतम सीट जो थी वो 552 थी, ठीक है। 552 में 530 जो है वो राज्यों से आएंगे, प्रांतों से आएंगे, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन से आएंगे। तो 552 थी अधिकतम। उसमें 2019 में 104वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये 2 एंग्लो इंडियन जो सीट था उसको खत्म कर दिया गया। तो अधिकतम सीटें कितनी बच गई वर्तमान में? 550। अधिकतम 550 वर्तमान में बची है। वैसे पहले की बात की जाए तो 552 थी, 1920 से पहले 552। वर्तमान की सीटें कितनी है? 550 नहीं, वो अधिकतम सीटें हैं। अगर हम पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ले लेते हैं, वर्तमान की अधिकतम सीटें जो है
वो है 543, 43। क्योंकि एंग्लो इंडियन हट गया, वो अगर होता तो 545 होता। तो 543 वर्तमान की सीट है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी है तो 543। 45। वर्तमान में अधिकतम कितनी हो सकती है तो 550। ठीक है। हालांकि परिसीमन हम आपको पढ़ाएंगे अगले अध्याय में, एक परिसीमन आयोग होता है। तो हर एक टाइम पीरियड पे वो परिसीमन आयोग का रिपोर्ट आता है, उसमें सीट बढ़ता है। तो अभी 2027 में परिसीमन आने की संभावनाएं बन रही है। अगर 2027 में परिसीमन आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि लोकसभा की सीटें हो सकता है कि 800 तक चली जाए। ये जो 500 है 800 तक चली जा सकती है। और वो 2021 में ही आना था, लेकिन चूंकि जनगणना 11 के बाद नहीं हुआ है, जिससे किसका परिसीमन पेंडिंग है, तो 2027 में प्रस्तावित है। तो सीटें बढ़ेंगे, लेकिन जब आपसे एग्जाम देने जाओगे तो आपसे वर्तमान पूछेगा। तो वर्तमान में संख्या 543 से अधिकतम 550 हो सकती है। एंग्लो इंडियन कब हटाया गया तो 2019 में किस संविधान संशोधन में 104वें संविधान संशोधन। तो जब आप एसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू जो इंपोर्टेंट है आपको याद रखना पड़ेगा। लोकसभा में राज्यों से कितने लोग चुन के आएंगे? 530। केंद्र शासित प्रांतों से कितने आएंगे? तो 20। ये आपको भी ध्यान रखना होगा। अब आते हैं कि संसद में संसदीय समितियां बनती हैं। इस हर चीज को चलाने के लिए ग्रुप बनता है, कमेटी बनता है ना। संविधान सभा में पढ़ रहे थे तो बहुत सारी कमेटियां बनी थी। तो संसद को चलाने के लिए संसदीय समितियां हैं। और ये संसदीय समिति किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय समिति से आप क्या समझते हैं, तो संसदीय समिति संसद के सदस्यों के विशेष समूह होते हैं। उसी सांसद लोग का एक ग्रुप होता है, स्पेशल ग्रुप होता है, जिसे स्पेशल कोई वर्ग विशिष्ट कार्य को संभालने के लिए या विधेयकों की जांच करने के लिए, सरकारी नीतियों की जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है। यहाँ पे दोनों चीजों है, अपॉइंटमेंट भी होता है और अपॉइंटमेंट भी होता है और इलेक्टेड भी होते हैं, इसको मनोनीत करते हैं। अब आते हैं कि कुल कितनी समितियां हैं। तो समितियां वैसे समय समय पर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन मुख्यतः 10 समिति। और सबसे पहली समिति है प्राकलन समिति, क्योंकि बिना पैसा का तो कुछ होना नहीं है। और पैसा कितना लगेगा, कितना बचेगा, इसका जजमेंट होना चाहिए ना, डाटा होना चाहिए, बजट होना चाहिए। तो पहली बार जॉन मथाई नाम जो थे, जॉन मथाई सर थे, उनकी सिफारिश पर प्राकलन समिति का गठन हुआ था। तो प्राकलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में। किसके सिफारिश पर? जॉन मथाई की सिफारिश पर। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। प्राकलन समिति में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब आते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो होगी इसमें 30 होगी। यानी कि प्राकलन समिति में टोटल मेंबर कितने होंगे? 30। क्लियर है? उसके बाद इसका चुनाव कैसे होगा? तो चुनाव होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। तो चुनाव प्रतिवर्ष होगा और नियम क्या लगेगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और कार्यकाल कितना होगा? प्रतिवर्ष हो रहा है तो कार्यकाल तो एक वर्ष का होगा। मंत्री इसमें सदस्य नहीं बन सकता है, कोई मंत्री इसमें कोई सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, क्या हो गया? मंत्री इसमें सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता। प्राकलन समिति का नंबर जो होगा वो नहीं होगा। और प्रतिवेदन पर भी चर्चा नहीं होगा, यानी कि ये प्राकलन समिति जो प्रतिवेदन देगा, रिपोर्ट देगा, इस पे संसद में चर्चा बहस नहीं होगा। क्लियर है? क्या हो? ओके, क्लियर है? यहाँ पे कुछ डाउट? या ये प्राकलन समिति जो भी रिपोर्ट देगी ना, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन करते हैं, तो इसपे संसद में डिस्कस नहीं किया जा सकता, चर्चा नहीं होगा। वो ऑफिशियल रहेगा, सीक्रेट रहेगा, ऑफिस जो भी होगा ऑफिस टेबल पे ही। और इसका सिफारिश कौन किया था? जॉन मथाई। जॉन। इसका पहला बार गठन कब हुआ? 1950। 1950 में तो पार्लियामेंट था। 1950। उसके बाद दूसरा है लोक लेखा समिति। इसके मेंबर कितने होंगे? इसके सदस्य होंगे 22। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होंगे? 22 होंगे, जिसमें 15 जो होंगे लोकसभा से होंगे और 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। यानी कि लोकसभा से 7 सदस्य, 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य।
और इसका अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष का नेता होगा, यानी कि कोई भी विपक्षी दल, गवर्नमेंट के जो एंटी पार्टियां होती है, जैसे बीजेपी की सरकार है ना, तो अगर अभी इसका जो अध्यक्ष होगा लोक लेखा समिति का, वो बेसिकली कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जो भी विपक्षी पार्टियां होंगी, तो अध्यक्ष किसका होगा? विपक्ष का होगा। और इसे कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। तो आपसे पूछेगा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना होगा कि लोक लेखा समिति को। किसे कहा जाएगा? लोक लेखा समिति को। और इसमें खास बात क्या है कि इसका कार्यकाल 1 ईयर ही होगा, क्योंकि उसी की तरह है। और ये इसका काम है एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी सेवा मद की जो खर्च राशि होती है, कैग की रिपोर्ट होती है, महालेखागार की जो रिपोर्ट होती है उसकी, और विनियोग लेखों की जांच करना। पूरे एक साल में सरकार ने क्या खर्चा किया, किस मद में खर्चा किया, और खर्च के बाद जो कैग की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट आई, महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में क्या है, क्या रिपोर्ट सही है कि गलत है, उसकी जांच करे। यानी कि सरकार निरंकुश न हो, इसलिए सरकार के ऊपर एक कमेटी है जो विपक्ष के लोग, जिसका विपक्ष अध्यक्ष होगा, विपक्षी अध्यक्ष होगा। ठीक है, हो सकता है कि 22 से अधिकतम सदस्य सरकार के हों, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा? विपक्षी होगा, ताकि कोई भी सरकार आसानी से घोटाला न कर सके। इसको क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति, यानी कि लेखा जोखा का ये जांच करेगा। ठीक है, अब आते हैं सरकारी उपक्रम समिति। तो सरकारी उपक्रम समिति में भी सदस्य जो होंगे वो 22 ही होंगे। ठीक है, और 15+7 इसका फॉर्मूला भी वही होगा जो पिछले वाले का। और चुनाव का भी अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली या एकल मत संक्रमणीय प्रणाली जो होता है उसी में होगा। ठीक है, और इसकी एक अस्थायी समिति है, यानी कि समिति हमेशा रहेगा, लेकिन गठन इसका हर साल होगा। यानी कि कोई कमेटी रहे ना रहे, ये समिति, सरकारी उपक्रम समिति जो है ऑलवेज बनी रहेगी। बस फर्क ये है उसके सदस्य हर साल बदले जाएंगे चुनाव के तौर पर, निर्वाचन प्रक्रिया के तौर। और मंत्री इसका मेंबर नहीं होंगे, कोई भी मिश्र इसके सदस्य नहीं होंगे। और समिति का अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष चुनेंगे। समिति के अध्यक्ष कौन चुनेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। और इसका काम क्या है कि देश भर में जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है और उसकी जो कार्य कुशलता है, इसकी वो जांच करेगा। और इसके साथ साथ कैग का जो प्रतिवेदन आता है उसका भी जांच। कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उसकी रिपोर्टें आती है। तो उत्पादन क्षमता, कार्य कुशलता कैग की जांच करेगी कौन? सरकारी उपक्रम समिति। उसके बाद आते हैं चौथा, SC/ST के लिए कल्याण समिति। तो SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन ये उसी सेक्टर में काम कर सकती है जो केंद्र सरकार का नियम है। ये राज्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो 30 होते हैं, 20 राज्यसभा लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और इसमें खास बात यह है कि जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, तो उनसे जो रिपोर्ट आती है उस पर ये मंथन करती है और सरकार को रखती है। ठीक है, अगला है कार्य मंत्रणा समिति। तो कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष समेत 15 लोग होंगे। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष प्लस 14, अध्यक्ष समेत 15 लोग होंगे। और इसका पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। कि पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष होंगे। सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्य भी इसमें होंगे। सभापति, उपसभापति और इन अन्य सदस्य भी इसमें होंगे। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होगा राज्यसभा का, उसमें राज्यसभा के उप सभापति जो होंगे वो पदेन अध्यक्ष होंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति इसके अध्यक्ष होंगे। तो इसका 2 पार्ट है कार्य मंत्रणा समिति। अध्यक्ष समेत लोकसभा में हो गए और सभापति, सभापति और 11 अन्य हो गए राज्यसभा। तो दोनों इसकी कमेटियां बनी हुई हैं। लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा और राज्यसभा में जो पदेन सभापति मतलब उपराष्ट्रपति जो होता है वो हो जाएगा। अब आता है वेतन और भत्ता समिति।
तो वेतन और भत्ता समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में होगा, ये राज्यसभा में नहीं होगा। वेतन और भत्ता समिति का गठन कहाँ होगा? लोकसभा में। सदस्य कितने होंगे? 15। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा ये इसका अध्यक्ष होगा और इसका कार्यकाल 1 साल। हाँ, तो वेतन और भत्ता समिति क्या राज्यसभा में होगा? नहीं, लोकसभा में। सिर्फ लोकसभा में होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष। हाँ, अब आते हैं नियम समिति। तो इसका गठन दोनों सदन में होगा, क्योंकि नियम तो दोनों सदनों को चलाने के लिए चाहिए ना। दोनों में होगा। हाँ, तो दोनों में होगा। पहले सदन में जो होगा लोकसभा के अध्यक्ष समेत 15 लोग होंगे सदस्य, और दूसरे में होगा कि राज्यसभा के उप सभापति समेत 16 सदस्य होंगे। राज्यसभा में एक सदस्य ज्यादा होगा, तो कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 31। और लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है अपने अपने समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। हाँ। अब आते हैं संयुक्त संसदीय समिति। ये अगर आप लोग टीवी खोलते होंगे तो जरूर आपको दिखता होगा। जेपीसी का मांग सरकार में के विपक्ष में जो भी होता है हर बात में बोलता है कि जेपीसी कर दो। जेपीसी दरअसल बनाया गया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए। अगर कुछ दिन पहले आप टीवी खोले होंगे तो राफेल के मुद्दे पे जेपीसी की मांग चल रही थी। कुछ दिन पहले फिर टीवी खोले हुए थे एसआईआर के मुद्दे पे जेपीसी की मांग चल रही थी। तो ये जेपीसी की मांग विपक्ष हमेशा करता है। जेपीसी है क्या? तो जेपीसी संयुक्त संसदीय कार्य समिति है। इसका गठन सबसे पहले हुआ था 1978 में, 1928। हाँ, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और उन पे आरोप लगा था बोफोर्स घोटाला का, हथियार घोटाला का। बोफोर्स। हाँ, तो उन्होंने अपने ऊपर जांच के लिए एक नया समिति का गठन करवा दिया, उसका नाम रखा जेपीसी। और इसमें क्या है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो होगी ये राज्यसभा के सदस्यों से दुगनी होगी। यानी कि जब जेपीसी का गठन होगा तो कोई अनाउंस्ड क्राइटेरिया नहीं है कि इतने ही मेंबर होंगे। वो 5 सदस्य भी हो सकता है, 20 सदस्य भी हो सकता है। जैसा आरोप एलिगेशन है, जैसी जांच होगी टीम वैसी बनेगी। लेकिन खास ये है कि वो हमेशा राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उससे ज्यादा लोकसभा का होगा। और 1978 में पहली बार ये बोफोर्स घोटाले के लिए बनाया गया था। उसके बाद लगातार बनते रहा। इसे कुछ दिनों से जेपीसी की मांग चल रही है लेकिन नहीं गठन हो रहा है। तो इसमें क्या है ना कि जो भी ईमानदार प्रधानमंत्री होता है या ईमानदार सरकारें होती हैं वो जांच से नहीं डरती, बोलती है भाई जांच कर लो, कोई भी आरोप अगर मेरे पे लगा। तो राजीव गांधी का तो घोटाला का आरोप लगा था, उन्होंने जेपीसी गठित कर दी। उसके बाद बहुत सारे समय आए जो भी आपको बताने वाले, जैसे 1987 में सबसे पहले बोफोर्स कमेटी की जांच कमेटी बैठी। तो 1987 में इसका शंकरानंद जेपीसी का अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? शंकरानंद। बोफोर्स वाला की जांच करने के लिए बनाई गई थी। 92 में रामनिवास जी की अध्यक्षता में बनी। ये क्यों बनी? तो हर्षद मेहता शेयर घोटाला मार्केट में चल रहा था, हर्षद मेहता का शेयर घोटाला। तीसरा बना 2001 में, प्रकाश मणि त्रिपाठी के अध्यक्ष थे। और ये केतन पारिक शेयर घोटाला था। क्या था? केतन पारिक शेयर घोटाला। उसके बाद 2003 में शरद पवार के द्वारा बनाया अध्यक्षता में बनी थी ये शीतल पेय में जो कीटनाशक थे 2003 में, उसके लिए शरद पवार की अध्यक्षता में जेपीसी गठित किया गया था। 2012 में चले जाइए तो पीसी चा को, जब इंडिया में 2G स्पेक्ट्रम का पूरा जांच के लिए पूरा हंगामा हो रहा था तो मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई तुम जांच करवा लो। आज जांच के बाद कुछ नहीं निकला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। आज वही 2G स्पेक्ट्रम का परिणाम है जो 5G की दुनिया में आ गया है। हाँ सर। नहीं तो हम लोग के यहाँ मोबाइल और नेटवर्क का कोई व्यवस्था नहीं था, टेलीफोन से बात होता था, किसी के पास मोबाइल नहीं होता। तो हालांकि घोटाला का आरोप लगा जरूर, लेकिन आज कम से कम हर इंडियन के पास स्मार्टफोन है। 2G की शुरुआत यही मोदी जी के सॉरी मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था 2012 से पहले। उसमें घोटाले का आरोप लगे थे, हालांकि तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग बरी हो गए। 13 में हेलीकॉप्टर घोटाला के लिए जेपीसी बनी और 15 में आखिरी जेपीसी बना है SS अहुलवालिया के द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में। भूमि अधिग्रहण? हाँ, आप जैसे सरकार को पद अधिकार है ना कि अगर आपका रैयती भूमि है तो उसका वो अधिग्रहण कर सकती है, ले सकते हैं। हाँ, तो फसल हो रहा है ना। हाँ?
रहती मतलब पसंद है। रहती मतलब कि आपका जो जन्म जन्मांतर से अच्छा। रैयत वाली व्यवस्था में पड़ेगा। तो अगर आपकी रहती जमीन भी है तो वो सरकार चाहे तो ले सकती है। तो भूमि अधिग्रहण के लिए अगर कोई ले रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, पब्लिक को क्या मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा 4 गुना पैसा मिलता है, जैसे भी जितना हाईवे बनता है, रोड बाईपास बनता है, अयोध्या में मंदिर बना, तो इन सब चीजों के लिए ये चीजें की जाती हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं। ठीक है, फिर आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसी के अगले अध्याय के साथ। बाय बाय।